रियलाइज़ कीजिएगा कितना आपका इंतज़ार है, कितना आपके ऊपर भरोसा है, कितना आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है। कोई माँ ख़ास तौर से लड़की को अपने सीने से जुदा नहीं करना चाहती। बड़ी उम्मीदों के साथ, बड़े अरमानों के साथ, बड़े आपके ऊपर यकीन के साथ, जितना अल्लाह पे यकीन है शायद उतना ही यकीन आपके ऊपर करके कि मेरी बच्ची बिल्कुल सही रास्ते पे रहेगी, पढ़ेगी, लिखेगी, मेरा नाम, मेरे ख़ानदान का नाम रोशन करेगी। अस्सलाम वालेकुम मैडम प्रोवोस्ट प्रोफेसर ग़ज़ाला नाहिद, वार्डन्स और प्यारी बच्चियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शारिक अकील, चीफ़ मेडिकल ऑफिसर हूँ यूनिवर्सिटी का। आप में से बहुत से लोग जानते हैं, हम दिखाने आते हैं। मैं आपसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करने आया हूँ आज। उसमें जितना आप अटेंशन में रहेंगे तो मुझे उम्मीद है कि बहुत कुछ हम एक दूसरे से सीखेंगे। देखिए, एक बात तो ये समझना चाहिए हम सबको कि हम सभी, कोई भी हो, जो मैं बात कर रहा हूँ वो हर एक के लिए है। बड़ा हो, छोटा हो, लड़का हो, लड़की हो, मर्द, औरत, किसी भी फील्ड ऑफ लाइफ में हो, वो ये समझना हमेशा ज़रूरी है कि दुनिया हमारी मर्ज़ी से नहीं चलती। हमारी मर्ज़ी से दुनिया नहीं चलती। किसी हद तक हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सुबह उठे और आप क्लासेस के लिए, डिपार्टमेंट के लिए निकले, तो आप जब बाइक लेके निकलते हैं तो देखते हैं कितना आड़ा टेढ़ा उल्टा सीधा लोग ट्रैफिक होता है। कोई लेफ़्ट से ड्राइव कर रहा है, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते, कोई ड्राइव करते करते थूकता हुआ जा रहा है, कोई बहुत ही रैश ड्राइव कर रहा है, 3-3 4-4 लोग बैठे हैं एक बाइक पे, हेलमेट नहीं लगा रहे और आप भी उसमें चला रहे हैं। आप सब जानते हैं कि एक्सीडेंट्स, जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, वो मेजॉरिटी ऑफ रोड एक्सीडेंट्स आपकी गलती से नहीं होते, दूसरे लोगों की गलती से होते हैं। तो और भी कोई चीज़ है, आप कहीं भी जा रहे हैं, आप से फॉर एग्जांपल एग्जीबिशन देखने जा रहे हैं लीगल की, आजकल ट्रेड फेयर चल रहा है, आप जा रहे हैं तो धक्के से धक्का लग रहा है, लोग सही बिहेव नहीं कर रहे हैं, आपके बिल्कुल मुंह पे खांस रहे हैं। ये भी नहीं उनको मैनर्स के वो हाथ रख के खांसें, वो मेडिकल इथिक्स का ख्याल रखें। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि पूरी ज़िंदगी में हम ये देखते हैं कि दुनिया हमारे हिसाब से नहीं चलती, हमें एडजस्ट करना पड़ता है दुनिया के हिसाब से। जहाँ तक हम चेंज कर सकते हैं करना चाहिए। आप सब जानते हैं, चेंज व्हाट यू कैन, एक्सेप्ट व्हाट यू कैन नॉट। जो चीज़ आप बदल सकते हैं, आप निकले बाहर और केले का छिलका पड़ा है तो आप उसे उठा के फेंक सकते हैं, लेकिन सब्जी मंडी में आप केले के छिलके को नहीं फेंक सकते क्योंकि वहाँ 50 पड़े हैं। तो जहाँ तक आप कर सकते हैं आपको करना चाहिए, यह आपकी जिम्मेदारी है। तो पहले तो ये बात समझनी चाहिए कि हमारे हिसाब से दुनिया नहीं चलती। दुनिया की बहुत से सेट प्रिंसिपल्स होते हैं, दुनिया में बहुत से ट्रेडिशंस और कन्वेंशंस ऐसे हैं जो बहुत ही गलत हैं, लेकिन हैं, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आज भी हमारे यहाँ आप लोग आपको मिल जाएंगे, सड़क पे थूकते हुए मिल जाएंगे, पान थूक रहे हैं। बाहर के कंट्रीज़ में, यूरोप वगैरह में आप तसव्वुर नहीं कर सकते, फ़ाइन हो जाएगा आपके ऊपर, और $500 फ़ाइन होगा अगर आपने गलत पार्किंग कर दी, बीच सड़क पे पार्किंग कर दी। आप अमीर निशा जाते हैं, आप देखते हैं कि किस किस तरह से लोग बाइक पार्क करते हैं, क्या क्या होता है। तो एक चीज़ ये समझना चाहिए प्रिंसिपल, कि दुनिया में बहुत सी चीज़ें हमें एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं जो हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होती हैं। दूसरी चीज़ आप ये समझिए कि हम कंपटीशन के दौर में रह रहे हैं, हर जगह कंपटीशन है। आप यहाँ तक पहुँची हैं, कंपटीशन से पहुँची हैं, चाहे आप 11th का टेस्ट दे के आए हों, चाहे आप ग्रेजुएट स्टडीज़ करें, आप एक टेस्ट दे के आए। जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे आपको ये समझना चाहिए कि टेस्ट में जितनी प्रेस्टिजियस टेस्ट होंगे उसमें कंपटीशन उसी हिसाब से होगा और नेक थ्रोट कंपटीशन होगा। फॉर एग्जांपल, नीट में पिछले सालों में आपने देखा कि 18-19 लाख लोग बैठे। पिछले साल 18,70,000 बैठे, 19 लाख लोग बैठे। और आप सबको पता है कि टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज जो इंडिया के हैं, जिसमें अलीगढ़ भी आता है, ये 20,000 के अंदर निमट जाता है। यानी आपकी रैंक अगर 20,000 के अंदर है तो आप अच्छा कर सकते हैं कि KGMC आपको मिल जाएगा, आपको अच्छे मेडिकल कॉलेज मिल जाएंगे। लेकिन 20,000 के ऊपर आपको मिल जाएंगे, 90,000 तक, 1 लाख तक आपको मेडिकल कॉलेज मिल जाएंगे, लेकिन फिर उनकी क्वालिटी उस हिसाब से कम होती जाएगी। तो अगर आपको अच्छे मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत है तो आपकी रैंक 20,000 के करीब होनी चाहिए, 20,000 के नीचे नीचे, बल्कि अलीगढ़ तो 10-12 में भी निमट जाता है कभी कभी। तो इसका मतलब क्या है कि टेस्ट देने से पहले हमें ये पता है कि जो कंपटीशन है वो चूँकि 18 लाख बैठ रहे हैं, 19 लाख बैठ रहे हैं और सीट्स 20,000 हैं, तो हम चांस, हमारा प्रोबेबिलिटी ये है कि 100 में से एक लड़की या एक स्टूडेंट आएगा, है ना। तो 90-95 को अपना एक प्लान भी तैयार करना होगा कि नहीं। ये तो पता है आपको
देखिए 17 कैंडिडेट एमपी का इलेक्शन लड़ रहे हैं, मेंबर पार्लियामेंट का, या 25 कैंडिडेट एमएलए का लड़ रहे हैं, तो उसमें एक ही को तो जीतना है, 24 तो हारने के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ कॉम्पिटिशन्स के अंदर हमेशा याद रखिए कि यहाँ हारता जीतता नहीं है, या तो आप जीतते हैं या आप सीखते हैं। सीख के आप अगले साल इंप्रूव कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ हमेशा ये याद रखिएगा, किसी भी कंपटीशन में, बड़े कंपटीशन में ज़्यादा, मिसाल के तौर पे नीट के अंदर 655 पे दाखिला हुआ, 655, अब किसी के 654 हैं, 651 है, उसका दाखिला नहीं हुआ किसी मेडिकल कॉलेज में, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो उससे कमज़ोर है, उससे कोई IQ उसका कम है, बिल्कुल भी नहीं। बाज़ मरतबा पॉइंट्स में डिसाइड होता है, 0.25 के फ़र्क से मेडिकल कॉलेज या MBBS की सीट हाथ से निकलती है। तो हमेशा ये याद रखिए कि जो आगे पहुंच गया वो इसी रास्ते से पहुंचा है, और उसने कोई कमाल नहीं किया, बहुत बड़ा तीर नहीं मारा। अगर आप ज़रा से पीछे रह गए तो आपके पास स्कोप है, देयर इज़ ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। आगे बढ़िए, आगे बढ़ें। IAS के एग्ज़ाम होते हैं, आप सब जानते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के IAS, IPS, IFS और IRS इंडियन रेवेन्यू सर्विस का होता है। पता है आपको कितने लोग बैठते हैं? 11 लाख। सीट्स कितनी है? तकरीबन 1000। सब जानते हैं 1000, 1100 बढ़ती घटती रहती हैं। जैसे इस बार तो 800 कुछ थी, तो 11 लाख में 1100 भी सीट मान ली, तो इसका मतलब क्या है? 1000 में एक कैंडिडेट सेलेक्ट होने जा रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के लिए दुनिया खत्म हो गई। नीट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। नीट नहीं मिला, MBBS नहीं मिला तो कुछ स्ट्रेस में चले जाएंगे, कुछ टेंशन में चले जाएंगे। कोई जन्नत है कि जन्नत मिल रही, कोई गारंटी है कि MBBS कर लेंगे तो जन्नत मिल जाएगी? ऐसा कहीं नहीं है। ये हमेशा याद रखिए कि आपका प्लान B और प्लान C होना चाहिए। मैं करते हैं ना, आप बच्चियां इसलिए कह रहा हूँ, रिश्तों में करते हैं कि नहीं करते? भाई यहाँ शादी नहीं हुई तो दूसरा देखेंगे, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है, क्या परेशानी की बात है? एक के लिए थोड़ी जान दे देंगे। तो एक इसको हमेशा समझ के रखिए कि आप जब भी कोई कंपटीशन दे रहे हैं तो उसमें मेजर पॉसिबिलिटी ये है कि आप उसको क्वालिफाई नहीं करने जा रहे, है ना? तो इसके लिए तैयार रहिए। स्ट्रेस, और ये हमेशा याद रखिए, मैं एज ए मेडिकल डॉक्टर बता रहा हूँ, और बेसिकल, और मैं चूँकि चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हूँ इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि स्ट्रेस के अंदर हमारी सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस का जो वर्किंग होती है वो बिखर जाती है, वो सही काम नहीं करते। जैसे आप कह दीजिए पटरी से उतर जाता है आपका पूरा सिस्टम। जैसे बुखार होता है, आप देखते हैं जो टेम्परेचर जितना बढ़ता जाता है उतना बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है, बॉडी की एनर्जी डिमांड बढ़ती है। इसी तरह जितना स्ट्रेस बढ़ता चला जाता है उतना ही आपके काम करने की, जो आपके दिमाग के काम करने की, आपके सोचने की, आपकी मेमोरी की, आपके पॉन्डर करने की, वो सारी की सारी फैकल्टीज़ पे बहुत गहरा असर पड़ता है। स्ट्रेस में कभी कोई आदमी अच्छा काम नहीं कर सकता, है ना? इसलिए आपने सुना है कि हदीस है, गुस्सा है, आपको गुस्सा है तो गुस्से के अंदर कभी डिसीजन मत लीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्सा है तो खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ। क्या होगा उससे? जब आप खड़े होकर बैठेंगे तो आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, है ना? आपको कैलोरीज की कमी होगी, और फिर आपका दिमाग की जो रिएक्शंस हैं, जितनी भी वो बायोकेमिकल रिएक्शन है, उसकी स्पीड कम हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी, बहुत सी चीज़ें हैं। तो एक इसको ये समझिएगा कि कभी भी आप जल्दबाजी में फैसले नहीं लेंगे, सोच समझ के प्लान B और प्लान C आपके पास होना चाहिए। अभी मैं अपने घर से निकला हूँ तो मुझे यहाँ तक पहुँचने में बहुत से लोग टेढ़ा मेढ़ा गाड़ी चला रहे हैं, उसी में मैंने रास्ता निकाल के आया हूँ। हमेशा आपको मुसीबतें, परेशानियाँ, तकलीफ़ें, हार्डशिप्स आएंगी। अगर आपको मुसीबत नहीं आ रही, अगर आपको तकलीफ़ नहीं आ रही, अगर आप इजी गोइंग है, बड़े मज़े से हर काम हो रहा है, इसका मतलब आप सही ट्रैक पे नहीं है। याद रखिए, जितने लोग दुनिया में कामयाब हुए हैं, जितने दुनिया में बड़े आदमी बने हैं, उन्हें मुसीबतों का सामना उठाना पड़ा। गांधी जी को ट्रेन में से उतार दिया गया था, मालूम है आपको? कहाँ, किस कंट्री की बात बता रहा हूँ? साउथ अफ्रीका में। और ह्यूमिलेट किया सिर्फ इसलिए कि बेचारे की चमड़ी गोरी नहीं थी, है ना, काले थे, एशियन लुक था, एशियन स्किन थी। गांधी जी जैसे इतने इंटेलिजेंट बारिस्टर लॉ कर पढ़ने गए थे, उनको उतार दिया गया, ह्यूमिलेट किया। गांधी जी नेवर गिव अप, हथियार नहीं डाले गांधी जी ने, लड़े, वहीं से उनके अंदर एनर्जी आई और आज फादर ऑफ नेशन है। सर सैयद के साथ क्या हुआ आप जानते हैं? सभी जानते हैं। यानी कि इल्म की शमा लेके चले थे कि इल्म हासिल करो, इल्म, इक़रा के अंदर इल्म है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए इल्म हासिल करना हर इंसान के लिए ज़रूरी है। तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा, ये तक है। इसके बावजूद इतनी मुखालफत गैरों ने नहीं की, अपनों ने। मतलब एक अहले ईमान के लिए इससे बड़ी मुसीबत क्या हो सकती है कि उसके लिए खाना काबा से कुफ्र के फतवे आए हों, कुफ्र के फतवे गांधी सर सैयद के लिए। बट सर सैयद नेवर गिव अप, नहीं छोड़ा।
पैशन था, लगे रहे और बिलाखिर आज हम सब आप यहाँ जो बैठे हैं ये इसीलिए बैठे हैं कि सर सैयद ने गिव अप नहीं किया। अब ज़रा सोचिए, सर सैयद गिव अप कर देते, हम ज़रा सी बात पे गिव अप कर जाते हैं। हमें एडमिशन नहीं मिला, हमें हॉस्टल नहीं मिला, तो हमें स्ट्रेस हो रहा है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, हम बीमार हुए चले जा रहे हैं। तो टू प्रेटी इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए, बड़ी चीज़ के लिए आदमी प्रेशर लेना चाहिए अगर करना ही है तो। और कितने लोगों की मैं आपको मिसालें दे सकता हूं कि उन्होंने इतनी परेशानियां, मुसीबतें, सर सैयद की तो मैंने आपको मिसाल दी। द मोस्ट सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ वाज प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नो डाउट, सब जानते हैं। कूड़ा फेंका जाता था, कांटे बिछाए जाते थे, जो लोग उनके ऊपर जान निछावर करते थे, जब वो नबी बन के आप आए हैं तो वही लोग उनके बदतरीन दुश्मन हो गए, जान के दुश्मन हो गए, कत्ल के इरादे हो रहे हैं वो तो। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप तरीक़ा देखिए, आप समझ सकते हैं कि किसी को अपना वतन छोड़ के जाना पड़े, इतना परेशान किया जाए कि आप, अगर मुझसे कोई कहे कि मैं इक़रा कॉलोनी में रहता हूँ, मैं अपना मोहल्ला छोड़ के चले जाऊँ, तो मैं 10 बार सोचूंगा, मैं अपना मोहल्ला छोड़ने को तैयार नहीं होगा। शहर छोड़ना तो बहुत बड़ी बात है, सूबा छोड़ना तो बहुत बड़ी बात है, मुल्क छोड़ना तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ इतने प्यारे मक्का से जहाँ खाना काबा था, वहाँ इतना परेशान किया गया कि मदीने जाना पड़ा। खुशी से नहीं गए थे, जा रहे थे तो देख देख के पलट पलट के मक्के को देखते थे। अब आपको इससे क्या सबक मिलता है? इससे क्या दुनिया में किसी के ऊपर वो हार्डशिप्स आ ही नहीं सकती जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर है, और हमारे लिए आइडियल हैं, हम सब के लिए आइडियल हैं। क्या हज़रत ईसा की ज़िंदगी से हमें सबक नहीं मिलता? क्या क्या उनके साथ नहीं हुआ? अब आप देखिए कि ये है कि भरोसा रखिए अपनी कैपेबिलिटीज़ पे, और भरोसा रखिए उस पर जिसने आपको पैदा किया। उसने पैदा करके छोड़ा नहीं है, वो आपके साथ है। इस साल आपके साथ नहीं है, इस साल आपका कंपटीशन भी नहीं हो तो अगले साल होगा, और अगले साल नहीं हुआ तीसरे साल होगा, नहीं हुआ तो इसका मतलब उसने आपके लिए कोई दूसरा बेहतरीन रास्ता छोड़ा, कोई इससे अच्छी चीज़ चुनी। MBBS, डॉक्टर और इंजीनियर ही सब कुछ नहीं होता। और आप चूँकि सब समझदार हैं, सर्च करके देख सकते हैं, इस दुनिया में आज भी जो सबसे कामयाब लोग हैं वो डॉक्टर्स और इंजीनियर नहीं है। मैं खुद इस मेडिकल फ्रेटर्निटी का होकर बता रहा हूँ, अब नज़र दौड़ाइए तो बहुत कामयाब है, बड़ी शोहरत है। आप 1-2 डॉक्टर का नाम बता सकते हैं, लेकिन आप बहुत से लोग को बता सकते हैं। मिसाल के तौर पे बिस्मिल्लाह खां, क्या थी उनके पास? ज़रा सी बांसुरी बजा के अपना टैलेंट मनवाया, भारत रत्न मिला, भारत रत्न। तेंदुलकर के पास क्या था? एक क्रिकेट का बैट, उस क्रिकेट के बैट को घुमाते रहे और भारत रत्न हो गए, राज्यसभा के मेंबर हो गए। इसका मतलब क्या है? बहुत सी फील्ड हैं, बहुत सी फील्ड हैं। ह्यूमैनिटीज़ में आ जाइए, अल्लामा इकबाल अपने बचपन में बहुत अच्छे स्टूडेंट नहीं थे, इंटेलिजेंट बहुत थे, लेकिन पढ़ने लिखने में अच्छे नहीं थे। फिलॉसफी लिया, ह्यूमैनिटीज़ में गए, जर्मनी से जाके PhD के, आज सारी दुनिया इकबाल 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 करती है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद क्या मेडिकल और इंजीनियर के तो नहीं थे? नहीं, ये फॉर दैट एनी कोई आदमी ले लीजिए आप, बहुत दुनिया की फील्ड्स ऐसी हैं कि उन्होंने बहुत ही अम्बल बिगनिंग से काम किया। आप धीरूभाई अंबानी को जानते हैं? धीरूभाई अंबानी गैस स्टेशन के ऊपर गैस में जिसे कहते हैं अटेंडेंट थे। इनकी फैमिली उस वक्त यमन में रहती थी, तो धीरूभाई अंबानी अटेंडेंट थे गैस स्टेशन के ऊपर, जैसे आप पेट्रोल पंप पे अटेंडेंट देखती हैं जो पेट्रोल डालता है। उसके बाद धीरूभाई अंबानी का प्रमोशन ये हुआ कि क्लर्क हो गए। 55 में 50s के अंदर इंडिया वापस आई इनकी फैमिली। 50,000 रुपये थे टोटल एसेट्स ऑफ फैमिली के पास थे। आज पूरी दुनिया अंबानी के कब्जे में है। अम्बल बिगनिंग। दुनिया में जो बड़े बड़े लोग हुए हैं, कोई बहुत बड़े करोड़पति माँ, कभी कभी जहन में आता है हमारे माँ बाप बड़े अच्छे होते, बहुत पैसा होता तो शायद हम कर लेते। कुछ नहीं, बिल्कुल झूठ है। पैसे से सक्सेस का कोई ताल्लुक नहीं पैसे से। और पैसे की देखिए एक हद होती है। पैसा, यस मनी इज समथिंग, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं होता। हमेशा याद रखिए, आपका बच्चा बीमार है, क्या करेंगे पैसे से? अच्छा डॉक्टर, अच्छा हॉस्पिटल, इलाज अच्छा, लेकिन शिफा तो पैसे से नहीं है, शिफा तो कहीं और से आ रही है। आप बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, आप पैसे से क्या करेंगे? बहुत अच्छा कॉलेज, प्राइवेट इंस्टीट्यूट, बहुत अच्छी कोचिंग, ये सब कर लेंगे। लेकिन जिसे इल्म कहते हैं, जिसे विद्या कहते हैं, उसका ताल्लुक पैसे से है। पैसे से डिग्री मिल जाती है, लेकिन अकल पैसे से नहीं आती। आपको नींद नहीं आ रही, पैसे से क्या करेंगे? बेहतरीन डनलप अच्छा बिस्तर खरीद लिया आपने, बेड खरीद लिया, 5 स्टार होटल में चले गए, तो नींद कहाँ से आएगी? इससे नहीं आएगी। नींद आएगी जब आपको मेंटल पीस होगा, सुकून होगा। तो बिस्तर पे जो सोने के लिए ज़रूरी है वो आपको सुकून चाहिए, जो पैसे से नहीं मिलता।
समझिए इस पैसे की लिमिटेशन को। ये नहीं सोचना चाहिए कि पैसा नहीं था। तो मैंने जो आपको नाम बताया, इस वक्त नारायण मूर्ति का बड़ा नाम है ना? कौन है नारायण, जानते हैं? यस, इन्फोसिस का मतलब ही इज नोन एज IT, द फादर ऑफ IT इन इंडिया, है ना? उनके दामाद का नाम है ऋषि सुनक, जो इस वक्त ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है, जानते हैं? बहुत अम्बल बिगनिंग, बहुत ही अम्बल बिगनिंग। ये साउथ इंडियन एक सुपरस्टार रजनीकांत का नाम सुना है? बहुत गरीब परिवार से, बेइंतहा गरीब परिवार से। खुद अगर आप देखें अमिताभ बच्चन की ज़िंदगी, जिन लोगों ने पढ़ी, अमिताभ बच्चन की ज़िंदगी में 2 ऐसे इवेंट्स आए कि अमिताभ वुड हैव गिवन अप। मतलब एक बार तो ये हुआ कि सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म, यानी उसकी मैरिज वाज एट स्टेक, ये तक हुआ, बट अमिताभ डिडंट गिव अप। और आज अमिताभ कहाँ है आप जानते हैं? लिटरली ऐसी स्टेज आई कि कोई और होता, कोई कमज़ोर आदमी होता तो कुछ और सोचता, लेकिन नहीं सोचा, है ना? कितनी मिसालें मैं आपको दे सकता हूँ ऐसे लोगों की जो बहुत अम्बल बैकग्राउंड से आए और जिन्होंने दुनिया के ऊपर कब्जा किया, पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा किया। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। हाँ, धोनी, MS धोनी, यानी मोस्ट सक्सेसफुल विकेट कीपर इन क्रिकेट हिस्ट्री। आपको पता है ये रेलवे के अंदर टिकट चेकर था, रेलवे में टिकट चेकर। पापा एक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के टीचर थे। एक टिकट चेकर को पैशन था क्रिकेट का, कहा पापा मैं नहीं करूँगा नौकरी, मुझे तो क्रिकेट खेलना है। सरकारी नौकरी छोड़ के क्रिकेट में आ गए और क्रिकेट से इतना कमाया। तो मैंने जैसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की मिसाल दी, इतनी सी बांसुरी। उस्ताद अमजद अली खां क्या बजाते थे? सरोद बजाते थे, पद्म विभूषण मिला। उस्ताद जाकिर हुसैन तबला, पद्मश्री, और कितने मतलब म्यूजिक के अवार्ड्स कितने मिले, बहुत अम्बल। शाहरुख खां, आप बिगनिंग पता है आपको? बड़े अच्छे परिवार से नहीं था, बहुत मालदार लोग नहीं थे। तो एक तो ये जहन में नहीं रहना चाहिए कि पैसे से होता, और पैसा होता, अम्मा अब्बा के पास पैसा होता तो हम ये होते और वहाँ दाखिला होता। हर चीज़ आपको करनी है। माँ बाप एक वक्त तक साथ देते हैं, उसके बाद कोई माँ बाप ज़िंदगी भर आपका साथ नहीं देगा, तो आपको अपना रास्ता खुद बनाना है। मैंने अंबानी अडानी का नाम दिया। इस वक्त एक वर्ल्ड चैंपियन रेसलर है सुशील कुमार, गालिबन हरियाणा का है शायद। सुशील कुमार इतने गरीब परिवार से था कि इसके पास कपड़ों के लिए, यानी जो रेसलिंग की ड्रेस होती है उसके पैसे नहीं थे, और फिर आपने देखा कि वो वर्ल्ड चैंपियन बना। एक तो ये याद रखना चाहिए, दुनिया बहुत खुली है, दुनिया में हज़ारों फील्ड्स हैं। मैंने आपके सामने इकबाल की मिसाल दी। हमारे यहाँ फर्स्ट नोबेल प्राइज़ जो इंडिया में मिला था वो रवीन्द्रनाथ टैगोर को मिला था, हैं? कितने गरीब परिवार के थे। गीतांजलि लिखी और गीतांजलि के ऊपर उनको नोबेल प्राइज़ मिला लिटरेचर का, पहला देश में, है ना? तो APJ अब्दुल कलाम, उनकी हिस्ट्री सब पढ़ते हैं। अब्दुल कलाम के पापा इंतहाई रिमोट गांव में तमिलनाडु के, न इंग्लिश बेचारे बोल पाते थे, ना उर्दू, तो बोलते तमिल बोलते थे। एक बोटमैन थे, और बोट भी टूटी हुई। अब्दुल कलाम की जब आप पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा कि क्या क्या उन्होंने लिखा है। और अब्दुल कलाम हाई स्कूल मुश्किल से करने के बाद पैसे नहीं थे कि आगे दाखिला लें, बहन ने जेवर दिया उधार, आपने सब पढ़ा होगा। और अब्दुल कलाम ने अखबार बेचे, सुना है आपने? अखबार, हॉकर, ही वॉज हॉकर। कई महीने अखबार बेच के इतने पैसे कमाए कि शहर चला जाए। ये मिसालें हमारी आँख खोलने के लिए काफ़ी हैं कि हमें कभी किसी हालत में घबराना है। याद रखिए, मुसीबतें, परेशानियाँ आती, अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि जब ये मुखालिफ हवा चलती है, जो मुखालिफ हवा चलती है उससे घबराना नहीं चाहिए। तो वो उकाब को, ईगल को मुखातिब करके कहते हैं, तू कभी बादे मुखालिफ से न घबराना उकाब, ये तो चलती हैं तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। ये हवाएं जो मुखालफत में चलती हैं आपको ऊंचा उड़ाने के लिए चलती हैं। अल्लाह का एक निज़ाम है, अल्लाह का एक सिस्टम है। जितनी आप परेशानी से गुजरेंगे तभी सर सैयद बनेंगे, तभी मोहम्मद बनेंगे, तभी ईसा बनेंगे। और हमेशा बिलीव इन योर सेल्फ एंड बिलीव इन योर क्रिएटर, हूएवर यू बिलीव, अल्लाह, खुदा, भगवान, गॉड, व्हाटएवर यू फील। एक ताकत है जो हम सबको चला रही है और जो हमसे बहुत मोहब्बत करती है, बहुत मोहब्बत करती है। आपकी मम्मी आपसे जितना मोहब्बत करती हैं, आपका पैदा करने वाला एक हदीस के मुताबिक 70 गुना मोहब्बत करता है, 70 गुना, और वो हमेशा साथ है। और देखिए मैं आपको एक दो मिसालें देता हूँ कैसे साथ होता है। एक नबी मछली के पेट में गए थे, कौन थे? यूनुस। मछली के पेट में गए और जिंदा थे, उनको पता था कि मैं मछली के पेट में जा रहा हूँ, मछली निगल रही है, और आपने सुना है कि वो मछली के पेट में दुआ कर रहे थे। किससे दुआ कर रहे थे? डेप्थ में, समंदर के अंदर, समंदर के अंधेरे के अंदर
3-4 लेयर तो मछली की, यानी उसकी फेशिया और मछली की और स्किन और वो सब, और समंदर के कितनी लेयर्स होती हैं एक्वेटिक लाइफ की। उसके बावजूद भी अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह मियाँ मुझे निकाल दे। सुनने वाला कौन था? सिर्फ अल्लाह। यकीन था कि कोई सुन रहा है, पुकार नहीं रहे थे मदद मदद मदद, लेकिन पुकार रहे थे अपने क्रिएटर को, जिसकी हुक्म से मछली के पेट में पहुंचा हूं वही निकालेगा। और अल्टीमेटली हुआ यही कि निकले मछली के पेट से बाहर, है ना। आपने वो वाक़या सुना है कि हज़रत मूसा के पीछे पूरे फ़िरौन का लश्कर था और सामने दरिया। कौन सा दरिया था? नील। कितना ह्यूज, कितना जाइगेंटिक, कितना ख़तरनाक, कितना हैबतनाक, खौलनाक, उसमें आप कदम नहीं रख सकते, उसमें उतरना तो दूर की बात है। और मूसा अपनी कौम को बचाने के लिए ले जा रहे हैं। एक मकाम यह आया कि सामने दरिया आ गया और पीछे दुश्मन फौज जो कत्ल के इरादे पे, जो बोटी बोटी नोचने के लिए आप निकली थी आपके, है ना। अब मूसा यहाँ हैं, यहाँ दरिया है और अल्लाह का हुक्म आया, पीछे मुड़ के देखते हैं तो फौज मारने काटने के लिए है तैयार है। कौम ने कहा मूसा तुमने यहाँ ला के मरवाया हमको? मूसा ने कहा नो, अल्लाह हमारे साथ, गॉड इज विद अस। और आपने देखा अल्लाह का हुक्म है कि उतरो, घोड़े दरिया में डालो। मूसा ने डाला, दरिया फट गया और दरिया ने रास्ता दिया। क्या पता चला आपको इससे? इससे ही पता चला सैलाबों पर, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। आपको खुद तैरना है, आपको खुद अपना रास्ता निकालना है, आपको समझना है कोई आपका इंतज़ार कर रहा है। आपके माँ बाप आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी बच्चियाँ ग्रेजुएट होके आएँ, पोस्ट ग्रेजुएट होके आएँ, कामयाब होके आएँ। पता नहीं कितनी बार आपकी मम्मी आसपास के लोगों से कहती होंगी मेरी बच्ची अलीगढ़ पढ़ने गई है। उनके लिए बहुत बड़ा एजाज़ है कि मेरी बच्ची अलीगढ़ पढ़ने गई है। इस वक्त को समझिए, इस चीज़ को महसूस कीजिए। एक एक सेकंड आपका कीमती है। हम जैसे लोग जो स्टूडेंट लाइफ से यहीं बैठते थे, आगे निकले हैं, अब सोचते हैं कि शायद ये और कर लेते, शायद पछताते हैं बाज़ मरतबा, शायद ये और कर लेते। बच्चों, मैं आपसे सिर्फ ये कहूँगा, देखिए, एक एक लफ्ज़ तुम्हारा तुम्हें मालूम नहीं। वक्त के खुरदरे कागज़ पे रकम होता है। वक्त हर जुल्म तुम्हारा तुम्हें लौटा देगा। वक्त के पास कहाँ रहम करम होता है। और लड़कों को, मैं अक्सर लड़कों की इस तरह की महफिल में जब मैं देखता हूँ कि हबीब हॉल से लेके तस्वीर महल तक चाय खाने सजे हुए हैं, दोनों तरफ लड़के बैठे हैं, इधर मच्छर काट रहे हैं, उधर मच्छर काट रहे हैं, मोज़े भी नहीं पहने हुए, पूरा भीड़ है। तो एक शेर और जोड़ता हूँ इसमें कि एक एक लफ्ज़ तुम्हारा तुम्हें मालूम नहीं। वक्त के खुरदरे कागज़ पे रकम होता है। वक्त हर जुल्म तुम्हारा तुम्हें लौटा देगा। वक्त के पास कहाँ रहमो करम होता है। रात भर चाय धुआं, देर गए तक बहसें, और कोई फूल सा दामन कहीं नम होता है। कोई माँ मुसल्ले पे बैठ कर आपके लिए दुआ कर रही है, मेरी बच्ची का कल टेस्ट है, मेरी बच्ची का सेशनल है। समझ में आई शेर? रात भर चाय धुआं, देर गए तक बहसें, और कोई फूल सा आंचल कहीं नम होता है। तो ये जो सिचुएशन है, इसको कभी भूलिएगा मत। रियलाइज़ कीजिएगा कितना आपका इंतज़ार है, कितना आपके ऊपर भरोसा है, कितना आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है। कोई माँ ख़ास तौर से लड़की को अपने सीने से जुदा नहीं करना चाहती। बड़ी उम्मीदों के साथ, बड़े अरमानों के साथ, बड़े आपके ऊपर यकीन के साथ, जितना अल्लाह पे यकीन है शायद उतना ही यकीन आपके ऊपर करके कि मेरी बच्ची बिल्कुल सही रास्ते पे रहेगी, पढ़ेगी, लिखेगी, मेरा नाम, मेरे ख़ानदान का नाम रोशन करेगी। ये सिचुएशन जब हम भूल जाते हैं तो फिर हम हमारे कदम लड़खड़ाते हैं। हमेशा याद, लड़कों से मैं ज़्यादा कहता हूँ, आप लोग माशाल्लाह ज़्यादा समझदार हैं, आप लोग ज़्यादा अपने कैरियर के बारे में सीरियस रहते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा इस सिलसिले में बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन एक तो ये कि नेवर गिव अप। दूसरा मैसेज मेरा ये है कि कंफर्ट जोन में जब तक रहेंगे आगे कामयाबी नहीं होगी। और हर मुसीबत में, हर मुश्किल में मुस्कुराने की आदत डालिए। एक्सेप्ट इट। जो कुछ हो रहा है अल्लाह की मर्ज़ी से हो रहा है, हम जितना चेंज कर सकते हैं करेंगे, लेकिन उसको, उसमें भी मुस्कुराहट पैदा कीजिए। आपके सामने फूल की एक मिसाल है। फूल, गुलाब को देखते हैं, गुल से हौसला सीखो, गम में मुस्कुराने का। कैद में है कांटों की फिर भी मुस्कुराता है। तो कांटे हैं चारों तरफ लेकिन मुस्कुरा रहा है। कभी फूल आपको ऐसा नहीं लगे, फूल को देख के आपका दिल खुश होगा। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये जो नेचर है, ये हमें सिखा रहा है, ये हमें पढ़ा रहा है कि हम कितनी भी मुसीबतें हैं, बल्कि बड़े लोग तो, दुनिया के बड़े लोग ये कहते थे कि जितनी मुसीबतें आएँ, जितनी आएँ अच्छा है। वो हमें मैच्योर करने आ रही हैं, वो हमें रिफाइन करने आ रही हैं, वो हमें इम्प्रूव करने आ रही हैं, है ना। इसलिए शायरों ने कहा ये, नशेमन पर नशेमन इस कदर तामीर करता जा कि बिजली गिरते गिरते आप खुद बेजार हो जाए। आप बनाते जाइए, एक नशेमन गया, दूसरा आशियाना, तीसरा आशियाना, चौथा नशेमन, बिजली
परेशान हो जाए गिरते गिरते। तो ये जो हुनर है, ये जो चीज़ है, ये आप यहीं सीखेंगे हॉस्टल लाइफ में। अपने वक्त को इस तरह से इस्तेमाल कीजिए कि एक एक सेकेंड आपका, एक एक मिनट आपका, मैं ये नहीं कह रहा आप गपशप मत कीजिए, आप हंसिए नहीं, ज़रूर हंसिए, लेकिन तकलीफ़ों में भी हंसिए, मुसीबत में भी हंसिए। मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ, क्या सुबह से शाम नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त, पेट में दर्द, यही सुनता हूँ। लेकिन मेरा मोटो ये है कि हुजूम गम मेरी फितरत बदल नहीं सकते। मैं क्या करूँ, मेरी आदत है मुस्कुराने की। मुस्कुराइए, इस पे कोई टैक्स नहीं है, कोई जीएसटी नहीं है, हंसिए। जब आप हंसेंगे तो आप अंदर से खुश होंगे। एंड बिलीव इन योर एबिलिटीज़, बिलीव इन योर एबिलिटीज़। आपने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में दाखिला लेके अपने आप को साबित किया है। यू हैव शोन योर टैलेंट, you have shown your wisdom, you have shown your intelligence, that is documented, nobody can question that. आप एक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के तालिबा हैं, इस पर फ़ख्र करना सीखिए। तो फिर आपसे जाहिर है कि समाज की, आपके वालिदैन की, आपके घर वालों की, आपके रिश्तेदारों की, आपकी बहुत से तवक्कुआत हैं। उन तवक्कुआत पे हमेशा पूरा उतरना, और जितनी मुश्किलें आएँ, हार्डशिप्स आएँ, परेशानियाँ आएँ, कल को सेशनल है, पर 2-2 सेशनल हैं, 3-3 सेशनल हैं, फिर अब इतना टाइम नहीं मिला, फाइल भी तैयार करनी है, प्रोजेक्ट भी करना है, असाइनमेंट भी देना है, फिर आप सोचते हैं कि टीचर जुल्म कर रहा है आपके ऊपर। जी नहीं, जुल्म नहीं कर रहा, वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है ताकि आपको मुस्कुराने के अंदर, एडवर्सिटीज़ के अंदर, मुसीबत के अंदर, परेशानी के अंदर अपना रास्ता चुनने का हुनर आ जाए, आपको सलीका आ जाए। हमेशा याद रखिए, मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, जीने की तदबीर निकालो, मर जाने से क्या होगा। जीना है तो जीने की तदबीरें पैदा कीजिए, और आप देखिएगा जब भी आप हार्डशिप से निकलती हैं, जब भी आप परेशानी से निकल के आगे आती हैं, तो आप बहुत अपने आप को मजबूत महसूस करती हैं, बहुत मजबूत महसूस करती हैं। फिर आप समझती हैं वाकई 56 इंच का सीना जिसे कहते हैं, वो होता है जब आप हार्डशिप और परेशानी से निकल के बाहर आती हैं। और एक मैं देखिए बहसत डॉक्टर आपसे बताना चाहता हूँ, बहुत सी बच्चियाँ, बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं, जब भी आप अलीगढ़ आएँ अपने साथ अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स रखिए। बहुत सी चीज़ें बचपन में, मिसाल के तौर पे किसी को थायराइड है, बहुत कॉमन है थायराइड, इस वक्त 30% लोगों को थायराइड है, ख़वातीन में ज़्यादा होता है हाइपोथायराइड। तो किसी को थायराइड है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी का हीमोग्लोबिन कम है, किसी को कोई खुदा न खास्ता ब्लड डिसऑर्डर है, वो अपना रिकॉर्ड रखे। अभी देखिए कल की बात है, मेडिकल कॉलेज में एक बच्ची गई, उसका हीमोग्लोबिन 2.5 था। कितना? 2.5। ये इतना कम हीमोग्लोबिन है। आप सब जानते हैं कि हीमोग्लोबिन बॉडी में क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी तो हीमोग्लोबिन से है। ऑक्सीजन एक एक टिश्यू के एक एक हिस्से में, एक एक सेल को पहुंचाता है कौन? हीमोग्लोबिन। ऑक्सीहीमोग्लोबिन बन के फिर वो वहाँ ऑक्सीजन को छोड़ता है। अब हीमोग्लोबिन ही जब 2.5 होगा तो हार्ट पे कितना लोड पड़ेगा, हार्ट रेट बढ़ता है, एकदम से दिल धड़कना इतना तेज शुरू करता है, और फिर अल्टीमेटली क्या होता है कि योर लंग एंड योर हार्ट इज नॉट एबल टू कोप विद दिस इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ ऑक्सीजन। 14-15 हीमोग्लोबिन होता तो ऑक्सीजन कैरिंग, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सही होता। अब हीमोग्लोबिन 2 है, जब 90% कम हो गया तो फिर सारा का सारा लोड हार्ट और उस पर लंग, किसी भी वक्त आदमी कोलैप्स हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है, ये सांस फूलता है, और बहुत सारी परेशानियां होती हैं। अब अगर आप हॉस्पिटल गए और पता ही नहीं लोगों को, अगर आपने पहले से बता दिया मेरा हीमोग्लोबिन इतना है, मुझे ये प्रॉब्लम है, तो फिर डॉक्टर शुरू से नहीं करेगा ABCD, वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, तो सीधा सीधा आपके ट्रीटमेंट पे आएगा। अक्सर ये होता है कि हम बिल्कुल अंधेरे में होते हैं, कोई बच्ची बेहोश हो गई, हमें नहीं पता किस क्या है, हम देखेंगे, हम डॉक्टर हैं, लेकिन बेहोश हो सकता है कि आपको ऑलरेडी कोई चीज़ ऐसी हो जो आपको पता है कि मुझे प्रॉब्लम है, मुझे दवा चल रही है। बहुत से स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ, वी मेंटेन अटमोस्ट कॉन्फिडेंशियलिटी। यकीन जानिए किसी पेशेंट की बात मैं अपनी बीवी से भी शेयर नहीं करता कि फला पेशेंट, चाहे रिश्तेदार ही आए हो, नहीं करता, क्योंकि आई हैव टेकन ओथ कि मैं पेशेंट के रिकॉर्ड को डिस्क्लोज नहीं करूँगा। तो ऐसे केसेस आते हैं कि उनको एंटी कन्वर्जेंट चल रहे हैं, कभी बचपन में दौरे पड़े थे, लेकिन वो दौरे की दवा बहुत सालों तक चलती है, एंटी कन्वर्जेंट चल रहे हैं। अब एंटी कन्वर्जेंट से ब्लड डिसऑर्डर्स पे काफ़ी असर पड़ता है, हमें तो पता है कि ये TLC काउंट कम हो जाएगा, लेकिन अब हमने देखा अचानक लड़की का CBC कराया, ब्लड काउंट कम है, तो हम एकदम हमारे हाथ पैर फूट जाएंगे। अगर आप हमें बता देंगे हम ये दवा ले रहे हैं, तो फिर हम आपको अननेसेसरी मेडिकेशन नहीं करेंगे। इसलिए अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स हमेशा अपने पास रखिए, कोई चीज़ छुपाइए नहीं। खुदा न खास्ता किसी को चाइल्डहुड हार्ट डिजीज़ होती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, चाइल्डहुड ब्लड डिस्क्रेजियाज होते हैं, आप अपनी हर चीज़ दिखाइए, रखिए, ताकि कभी भी आप हॉस्पिटल जाएं तो आपके साथ वो रहे और हमें पता रहे। वरना क्या होगा कि हम ABCD से शुरू करेंगे, पता नहीं 24 घंटे आपके इन्वेस्टिगेशन करने में लग गए। अगर हमें पता है कि ये चीज़ ऑलरेडी है, एग्जिस्ट कर रही है, तो हम सीधा ट्रीटमेंट के पार्ट के ऊपर आएंगे। तो एक मेरा मैसेज ये था कि कंफर्ट जोन में मत रहिए, मुश्किलात परेशानी आ रही तो उनको वेलकम कीजिए कि ये आपको रिफाइन करने के लिए आ रही। और हमेशा याद रखिए,
हर परेशानी के बाद आसानी है। फ़इन्ना मअल उसरि युस्रन इन्ना मअल उसरि युस्रा। क्या तर्जुमा इसका, बताओ बेटा। यस, कोई एक एग्जैक्टली हर हार्डशिप के बाद इजीनेस है, हर हार्डशिप के बाद आपके लिए राहत है, हर मुश्किल, हर अंधेरे के बाद उजाला है, हर शाम के बाद सुबह है, हर रात के बाद दिन है, तो सूरज निकलना है ना। तो ये हमेशा याद रखिए इस चीज़ को कि ये परेशानियाँ, ये मुसीबतें, ये हार्डशिप्स, ये टेम्परेरी हैं। जिसने ये परेशानियाँ दी हैं उसने इलाज दिया है। कोई बीमारी, एक हदीस की रूह से मैं बता रहा हूँ, कोई बीमारी ऐसी नहीं है इस यूनिवर्स पे, इस कुर्रायर्स पर, जिसका इलाज ना हो। हम बिला वजह मायूस हो जाते हैं, कैंसर हो गया, तो वो डर जाएंगे। एक बच्ची, मेरी एक स्टाफ नर्स है, ज्योत्सना, आर यू हेयर? ज्योत्सना, यस, ये बच्ची आपके सामने है, मेरी स्टाफ नर्स है हॉस्पिटल की। ज्योत्सना थोड़ा आगे आओ बेटा। इसको 2018 में कैंसर डिटेक्ट हुआ, थोड़ा आगे आओ, कैंसर ब्रेस्ट। और इस लड़की ने उससे लड़ा। मैं आई वॉज द फर्स्ट टू गो टू कंसोल हर। मैं इसके घर गया, ये चर्च कंपाउंड में रहती है ज्योत्सना स्टीफन। मैंने इससे कहा, ज्योत्सना, जिस ऊपर वाले ने, जिस गॉड ने तुम्हें कैंसर दिया है, उसने इलाज जरूर निकाला है। यू जस्ट कीप योर नर्व्स इंटैक्ट, यू जस्ट होल्ड योर विल पावर, सिर्फ विल पावर। इस लड़की, आज ये 4 साल हो गए, सर्जरी हो गई, रेडियोथेरेपी हो गई, कीमोथेरेपी हो गई, शी इज वर्किंग सो एक्सीलेंट इन योर डिस्पेंसरी। थैंक यू जोसना। और मैं आपको, क्योंकि टाइम, बहुत सारे लोगों की मिसालें दे सकता हूं जिन्होंने इसको फाइट किया, तो ये एक मिसाल दी। आज हम कैंसर के नाम से ऐसे घबरा जाओ, अरे साहब, अभी बताइए कोई एडवर्सिटी इस एज में, इस यंग एज में, शी इज स्टिल 42, इस यंग एज में किसी के सामने ही आ जाए कि उनको कैंसर हो गया, तो उसको तो आप समझिए मर जाना चाहिए। नहीं, इसको पता था कि इसका इलाज है, मुझे लड़ना। बस जहाँ आपकी, यहाँ हेयर योर साइकोलॉजी प्लेस। अगर आपको यकीन है अल्लाह पे, अगर आप क्रिएटर पे यकीन रखते हैं, अगर आप भगवान को मानते हैं, अगर आप ये जानते हैं कि डॉक्टरों से ज़्यादा पावर किसी और के अंदर है, तो फिर आपका काम आसान है। लेकिन जब आपने गिव अप कर दिया तो नेवर गिव अप। और हमेशा याद रखिए, दूसरी बात बताऊंगा आपको, क्रिटिसिज्म की परवाह मत कीजिए, इग्नोर कीजिए, माफ़ करना सीखिए, इग्नोर कीजिए, छोटी छोटी बातों पे डिस्कस मत कीजिए। बड़े लोग कभी लोगों को डिस्कस नहीं करते, कभी नहीं करते। हमारा ज़्यादातर वक्त लोगों को डिस्कस करने में होता है। डिस्कस मत कीजिए, इग्नोर मारिए, नज़रअंदाज कीजिए, माफ़ कीजिए। नबियों के सरदार के ऊपर, इतने प्यारे नबी के ऊपर कूड़ा डाल रही है और आप लड़ रही हैं। अगर वो लड़ने लगते रोज़, तो ऐसा थोड़ी इस्लाम फैलता है, जो हम कहते हैं इखलाक की खुशबू से फैला है, मोहब्बत से फैला है। कभी नहीं लड़िए, इग्नोर कीजिए, गुस्सा कीजिए। अल्टीमेटली देखिए, आप गुस्सा करेंगे, आपने किसी को डांट दिया, ये आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, आपके बेरर्स हैं, आपके माली हैं, ये सब इस चमन को खूबसूरत बनाने में लगे रहते हैं। गलती इंसान से होती है, आप प्यार से समझा दीजिए, मोहब्बत से समझा दीजिए, मसले हल हो जाएंगे। आपने डांट दिया, आपने गुस्सा कर लिया, होगा क्या? उसके ऊपर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ेगा, बीमार आप होंगे, परेशान आप होंगे। इसलिए इग्नोर करना सीखिए, माफ़ करना सीखिए लोगों को। जो लोग माफ़ करते हैं, एकदम झटक दिया, माफ़ कर दिया। तो मुझे एक जोक याद आ गया इस वक्त, सुनिए। ये खां साहब थे, उनको बड़ा गुस्सा आता था, बेपनाह गुस्सा करते थे, जगह जगह लड़ते झगड़ते थे। बीवी बेचारी परेशान रहती है कि फिर आज किसी से लड़के आएंगे। एक दिन फिर यही हुआ, सामने उनके दुकानदार था, उससे ज़रा सी बाइक खड़ी करने पे लड़ने लगे, अगर मार दूंगा जान से। मोहल्ले वाले आए, उनका भाई समझाओ खां साहब, इसे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। तो कहने लगे, मैं कौन माफ़ करने वाला होता हूँ, माफ़ तो अल्लाह की ज़ात करती है, मैं तो इसे वहाँ पहुँचा दूंगा, अल्लाह माफ़ करना चाहे कर देगा। तो ये गुस्सा, ये जो अंदाज, ये तेवर, अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर आपका बढ़ेगा, मुसीबतें आपके साथ। अगर आप इग्नोर करेंगे, रफा दफा करेंगे, ओके ठीक है, इट्स ओके, ठीक है, सब थोड़ी आपकी मर्जी से चलेंगे। तो पहले तो मैंने कहा, कंफर्ट जोन को अवॉइड कीजिए, इग्नोर कीजिए, और यू कैन नॉट कीप एवरीवन हैप्पी। सबको खुश नहीं कर सकते आप। अगर जिस दिन आपने सोचा मैं सबको खुश करूं, तो फिर आपसे बड़ा कोई मुनाफिक नहीं होगा कोई। सबको कभी कोई खुश नहीं कर सका, है ना। बड़े से बड़े लोग खुश नहीं कर सके सबको। तो इसलिए सब की फिक्र मत कीजिए, नियर एंड डियर की फिक्र कीजिए, दोस्तों की फिक्र कीजिए, कैरियर से मोहब्बत कीजिए, अपने आप से मोहब्बत कीजिए। जब आप ये सब चीज़ों को लेके चलेंगी, जब आप इसको ज़िंदगी के एक पॉजिटिव एस्पेक्ट को सोचेंगी, और हर चीज़ में खैर का पहलू है, हर चीज़ में खैर का पहलू है, भलाई के पहलू हैं, आप उस साइड को देखेंगी। जो मैंने आपको हज़रत मूसा की मिसाल दी, मैंने आपको मछली के पेट में एक नबी की मिसाल दी, तो
इससे ज़्यादा डार्केस्ट सिचुएशन क्या हो सकती है, इससे ज़्यादा चैलेंजिंग इवेंचुअलिटीज़ क्या हो सकती हैं। तो हमारे सामने ये मिसालें भरी पड़ी हैं। कितने लोग हम हमारे अपने से फॉर दैट मैटर हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आप देखिए कितना अम्बल बिगनिंग थी। अल्टीमेटली चाय बेचते थे, लेकिन जब मेहनत की कि नहीं मुझे ये करना है, तो हर एक से की मिसाल से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। यू मे हैव डिफरेंसेस इन डेमोक्रेसी, वी मे डिफर ऑन डिफरेंट आस्पेक्ट, बट वी रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ हिज टैलेंट कि उसने एक काम करके दिखाया कि नहीं बहुत लोअर बैकग्राउंड से आने वाला। अंबेडकर के साथ कितना जुल्म हुआ, अंबेडकर को न मंदिर में घुसने देते थे, ना इधर उधर, किस कदर रेशियल क्रिटिसिज्म था, किस कदर कास्टिज्म थी उस जमाने के अंदर, लेकिन अंबेडकर उससे हर्ट नहीं हुए। अंबेडकर ने उसे चैलेंज को कबूल किया और फिर उसी मुल्क के संविधान निर्माता बन गए जो मुल्क के उनके ऊपर अनरिटन कानून की बुनियाद के ऊपर मुसीबतें पैदा कर रहा था। उसने कानून बना के इसको ख़त्म किया। तो देखिए इन मुसीबतों का, इन परेशानियों का इस्तेमाल कीजिए। जब तक अगर सर सैयद के साथ ये हिकअप्स नहीं आते, सर सैयद के साथ ये हार्डशिप्स ना आती, सर सैयद को ये परेशानियां न होती, तो आज यूनिवर्सिटी ना बनती। अगर इजी गोइंग होता, कंफर्ट जोन होता, आपने सर सैयद प्ले देखा है पिछले दिनों, अब आंखों में आंसू आ जाते हैं हर एक को देख के। ये होता है पैशन, ये होता है लेवल ऑफ कमिटमेंट, डिवोशन, डेडिकेशन। जिस चीज़ को चुन लिया, जिस रास्ते को चुन लिया, उसके पीछे ऐसे लग गए। लेकिन उसके लिए जान नहीं देना। ये दुनिया में छोटी छोटी चीज़ों के लिए MBBS, इंजीनियरिंग और यही सब कुछ नहीं है। मैनेजमेंट में जाके एक्सेल कर सकते हैं। बड़े बड़े लोग, इस्मा चुगताई आपके यहाँ की स्टूडेंट थी, पद्मश्री मिला। बहुत सी स्टूडेंट नहीं थी इस्मा चुगताई, पद्मश्री मिला, नॉवेलिस्ट के तौर पर मशहूर हुई। कुर्रतुल ऐन हैदर विजिटिंग प्रोफेसर यहाँ की। कितने लोग, अनुराज सिंह आपके यहाँ की स्टूडेंट, और थिएटर और पर्सनालिटीज़ के अंदर आपके यहाँ की तबस्सुम, नीना, रेणुका देवी, निगार सुल्ताना वगैरह वगैरह, कितने नाम में गिना सकता हूँ, खुर्शीद, जिन्होंने धमाल मचा दिया इसमें फाइन आर्ट्स में, फ़नून लतीफ़ा के अंदर। मतलब ये है कि वर्ल्ड इज़ वास्ट, दुनिया बहुत बड़ी है। सिर्फ मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो, इंजीनियरिंग नहीं, इंजीनियरिंग और मेडिकल ही नहीं, बहुत से। इसलिए मैंने कहा था कि दूसरे लोग फील्ड्स के अंदर लोग ज़्यादा शोहरत कमा रहे हैं, ज़्यादा नाम कमा रहे हैं। तो मेरा आपसे बस यही सजेशन है आखिर में कि आप अपने अमल से, अपने सोच से, अपने विजडम से करके दिखाइए कि आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हैं और यू डिज़र्व दैट। सक्सेस आएगी हर आदमी। अब मुझे बताइए कि हर आदमी अगर डॉक्टर बनने की ठान ले, हमारे मरीज़ कहाँ से आएंगे? सब थोड़ी डॉक्टर बनेंगे ना, कुछ मरीज़ बनेंगे। किसी को रक्षा चलानी है, किसी को कपड़े प्रेस करने हैं, ये खुदा का निज़ाम है, इसको चेंज नहीं कर सकते। किसी को आपके खूबसूरत बागों को, हो सकता है जो काम मैं नहीं कर सकता वो आपका माली कर रहा है, जो आपकी प्रो साहिबा नहीं कर सकती वो माली कर रहा है। रिस्पेक्ट एवरीवन फ्रॉम कोर ऑफ योर हार्ट। जब आप ये चीज़ करेंगे, पॉजिटिव पर्सनैलिटी डेवलप करेंगे, तो दुनिया की छोटी छोटी ये चीज़ें, इसमें दाखिला नहीं हुआ, उसमें दाखिला नहीं हुआ, गो ऑन, स्ट्राइव हार्ड, मेहनत कीजिए, चींटी से सीखिए, मकड़ी से सीखिए। कितनी तेज़ हवा में, कितनी आंधी में मकड़ी को जाला बनाते हुए हमने देखा। कितनी वीडियो आप देखेंगे, आप डालेंगे अगर नेट पे तो आपको मिल जाएगा। तेज़ हवाएं, आंधी है ना, जलाने वाले जलाते ही हैं चिराग आखिर। ये क्या कहा कि हवा तेज़ है ज़माने की, इतनी भी तेज़ हो। तो मेरे ख्याल से आई शुड वाइंड अप। बात लंबी हो गई, बोर तो नहीं किया मैंने? अच्छा, ओके। कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं? कोई किसी का सवाल हो? जी। कैसे पता चलेगा कि हम सही रास्ते पे हैं या गलत रास्ते पे हैं? ओके, बैठ जाइए बेटा। नाम बताइए अपना पहले। अच्छा देखो, हमें बैठो, 2-3 लोगों के नाम बताना भूल गया। 2-4 लोग जिन्होंने दुनिया में धमाल कर दिया, पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे नहीं थे। मैथमेटिक्स का नाम लिया इसलिए मुझे याद आया, ये विंस्टन चर्चिल, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर, बहुत पुअर ग्रेड्स आती थी मैथमेटिक्स के अंदर और इतना इंटेलिजेंट आदमी था। जेम्स वॉट, इंतहाई काहिल, जिसने स्टीम इंजन, मालूम है आपको? इसी तरह आइंस्टाइन वॉज वेरी बिलो एवरेज स्टूडेंट, बिलो एवरेज। आज दुनिया का सबसे बड़े साइंसदानों में इसका शुमार होता है। नोबेल, जिसके नाम पे नोबेल प्राइज है, जिसने ये नोबेल डायनामाइट डिस्कवर किया, ही वॉज अ वेरी पुअर स्टूडेंट, हिज ग्रेड्स वर ऑलवेज बिलो पार। इन सब लोगों ने
ये करके दिखाएं। आप जो कह रही हैं कि हम सही रास्ते पे हैं कि गलत रास्ते पे हैं, इतनी विजडम, इतनी IQ ऊपर वाले ने सबको दी है कि वो इन खुदा न खास्ता अगर कोई आप उसका दिमागी काम ना करे वो एक अलग बात है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम 99%। देखो बेटा, एक चीज़ हमेशा याद रखो, जब भी आप कोई अच्छा काम करते हो, आपने बाहर निकले, आपने किसी बेगर के हाथ पे 10 रुपये रख दिए, आपको इनर खुशी मिलती है कि नहीं? मिलती है। और आप कभी कोई गलत काम करो, कोई गलत बात हो जाए, कोई चीज़ ऐसी हो जाए, आप किसी को हर्ट कर दें, तो आपको अंदर से तकलीफ होती है कि नहीं? ये पता चलता है कि आपके अंदर एक दिल है, आपके अंदर एक दिमाग है जो ये फैसला करते हैं, जिसे हम ज़मीर कहते हैं। तो हर इंसान का ज़मीर उसके साथ है, उसे बताता रहता है कि तुम सही रास्ते पे हो, तुम गलत रास्ते पे हो। इट्स वेरी इजी, कोई इसका फॉर्मूला नहीं है कि मैं आपसे बता दूं E=MC², कुछ नहीं ऐसा। तो आपका जो दिमाग, आपका ज़मीर है, वो आपको गाइड करता है, हमेशा गाइड करता है, सही गाइड करता है। सुल्ताना डाकू से भी लोगों ने पूछा तुम कैसा काम कर रहे हो, उसने कहा मैं बहुत बुरा काम कर रहा हूँ, बच्चों को नहीं कराऊंगा। तो वर्स्ट जो क्रिमिनल्स होते हैं वो भी कहते हैं हम गलत काम कर रहे हैं, हम बच्चों को इस लाइन में नहीं डालेंगे। तो इतनी विजडम अल्लाह ने सबको दी है। वी आर द सुप्रीम क्रिएचर्स, द बेस्ट क्रिएचर। गॉड हैज क्रिएटेड मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ क्रिएचर, बट लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। द बेस्ट ऑफ माई क्रिएचर इज ह्यूमन बीइंग। ओके, एनीवन एल्स? जी, हाउ टू कंट्रोल नेगेटिव थॉट्स। अरे बच्ची, सारा तो ये तारा था मेरे दिल से कि नेगेटिव थॉट्स आने नहीं चाहिए। मैंने पहले से बताया था कि अच्छा सुनो, कुरान की आयत है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। क्या होता है इसका? अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होते, कभी। जब ये पता है कि अल्लाह हमेशा जिंदा है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा, अल्लाह देख रहा है, निगरानी कर रहा है। हम यहाँ आपसे बात कर रहे हैं, हमारे बहुत सर्वेलेंस, क्लोज सर्वेलेंस अल्लाह और उसके फरिश्ते कर रहे हैं हर जगह। तो निगेटिव थॉट्स तो तभी आते हैं जब हम अपनी पर्सनैलिटी को निगेटिव डेवलप कर रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? जब मैंने आपसे बताया कि एक तकलीफ के बाद दूसरा रास्ता खुला हुआ है, एक मैदान के बाद दूसरा मैदान खुला हुआ है। सर सैयद ने यही तो किया था, अंग्रेजों ने ये बंद किया, कोई बात नहीं, मुसलमान पढ़ नहीं रहे तो ठीक है, हम साइंटिफिक सोसाइटी कायम करके सारे यूरोपियन लिटरेचर को अपनी ज़बानों में, लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे, ताकि हम उन तक पहुंच सकें, उन चीज़ों तक पहुंच सकें जिसमें हम बहुत पीछे हो गए थे। तो निगेटिव थॉट्स को इनवाइट करते हैं, खुद नहीं आती, हम इनवाइट। जब खाली हैं तो याद रखो, पढ़ो। मैं आप बच्चों से एक बात कहना चाहता हूँ, ये मोबाइल जो है ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। जहाँ ये बहुत अच्छी चीज़ है उतना ही ख़तरनाक है। मैं आपसे उसका विजुअल इफेक्ट की बात नहीं कर रहा, मैं इसके रिफ्लेक्टिव एरर जो होती हैं वो बात नहीं कर रहा उससे, मैं आपसे ये बात भी नहीं कर रहा कि मोबाइल में गलत और अच्छी चीज़ें होती हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा मोबाइल के साथ रहना, अपने आँखों को, अपनी आईसाइट को, अपनी ब्रेन्स को, अपने कानों को, यहाँ तक रिपोर्ट्स हैं कि ये मेस्टॉइड जो होता है ना, इसका कैंसर, यानी मेनी कैंसर्स जो प्रिडिस्पोज करता है मोबाइल। सो देयरफॉर इसको अवॉइड कीजिए और हमेशा पढ़ते रहिए जहाँ मौका मिले। बड़े बड़े लोगों ने ये लिखा है कि अगर आप खाली हैं, आप ट्रेन में बैठे हैं और आपके पास कुछ पढ़ने को नहीं है, तो रद्दी की टोकरी में, रद्दी डस्टबिन में हाथ डाल के अगर कोई कागज़ मिले उसको पढ़िए, उससे भी आपको इल्म मिलेगा। ओके, थैंक यू। Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. On behalf of our provost, Dr. Ghazala Naki, I, Amna Asif, extend my heartfelt gratitude to Dr. Shahid Akil, MBBS MD Pediatrics, Chief Medical Officer at University Health Services, Aligarh Muslim University, for sparing time from his busy schedule and conducting this counseling session for the residents of Abdullah Hall today. It was indeed a much needed session and we all did learn and appreciate this initiative. I believe that this session will prove beneficial for us to manage stress and overcome daily life obstacles and hurdles. I would like to express my sincere appreciation to all the residents who came here to attend this session. And lastly, I would like to conclude with Inna Ma'al Yusri Yusra, for indeed with hardships comes ease. And in conclusion, I would like to say, no matter how tough the times are, we are not intended to give up. We are supposed to fight, and we all are fighters and warriors. Thanks so much.
मैं जो कह रहा था कि अपनी चीज़ों को एंजॉय कीजिए। हम नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त को एंजॉय करते हैं, सच में मज़े से, कोई प्रॉब्लम नहीं। मौत को कुएं में जो मोटरसाइकिल चला रहा है ना, उसे पता है कि मौत मेरे साथ घूम रही है, पता है ना, और तब भी हंसता हुआ खेलता हुआ, आप देखिए क्या खेलियाँ करता है मौत के कुएं में। कितने डेंजरस ऑक्यूपेशंस में लोग होते हैं, आपको पता है, माइंस में काम करते हैं, एक्वेटिक साइंटिस्ट होते हैं जो समंदरी में रहते हैं, किसी वक्त ऑक्सीजन कम हो जाए या प्रेशर डिफरेंस हो जाए, मर जाएंगे। डाइवर्स, तो कितनी मिसालें आपको दी जा सकती हैं। तो जब आदमी मौत के कुएं में हंस सकता है तो फिर आगे क्यों नहीं हंस सकता, है ना। तो मैं आखिर में बस एक शेर पे अपनी बात खत्म करता हूँ कि किसी मर्तबे की ख्वाहिश ना मकाम चाहते हैं, जो बदल सके ज़माना वो निज़ाम चाहते हैं, जो मसरतों से भर दे गमे ज़िंदगी का दामन, वही सुबह चाहते हैं, वही शाम चाहते हैं। थैंक यू।